अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे वो कुछ इस तरह है कि बलूचिस्तान के बारे में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि नाराज़ बलूच हमारे भाई हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से नाराज़ बलूचों के लिए जो पैकेज जिसका कल अनाउंस किया गया था उसके बारे में कुछ बहुत सारी बदगुमानियाँ अब भी हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत पर भरोसा नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन है, 10 हलकों में 6 कौमी असम्बली के और 4 सूबाई असम्बली के, जिन पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा, पोलिंग कल होगी। और मेमो कमीशन में मंसूर एजाज का बयान आज भी जारी रहा और आज उन्होंने अपने टेलीफोन के बिल्स पेश किए हैं कमीशन की खिदमत में और बताया, जिसमें बताया गया है कि कब कब उन्होंने कॉल्स की हुसैन हक्कानी को। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद होते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो बलूचिस्तान पे बात कर लें कि बलूचिस्तान में जो कल उन्होंने कहा कि हम मुकदमात भी वापस ले लेंगे, हम आएंगे तो उनका इस्तकबाल भी करेंगे, उसमें कोई सरगर्मी दिखाई नहीं गई, गर्मजोशी नहीं आई दूसरी तरफ से। हाँ, वो क्या कहा किसी शायर ने, थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है ये हंसी नहीं है। अच्छा, इन्हें भी देर लगेगी? तो देर लगेगी, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो रद्द-ए-अमल आया है अख्तर महंगल का भी और हरब्यार मरी का भी और बरामदा बुख्ती का भी, उसमें मुझे उतनी शिद्दत नज़र नहीं आई। किसी ने कहा है कि रहमान मलिक ने क्योंकि ऐलान किया है तो ये नॉन सीरियस बात है, इनको कोई सीरियसली नहीं लेता बलूचिस्तान में जी। हरब्यार ने कहा है कि मेरी तो उनकी मुलाकात ही 2008 में हुई थी और उसमें भी बलूचिस्तान इशू नहीं था। मतलब यह है कि उन्होंने कोई बहुत सख्ती नहीं दिखाई। अच्छा, यानी अगर मैं ये कहें कि अगर ये कहें जैसे बाज़ लोगों ने बनाया है इमेज, आज की खबरों से भी लग रहा है, रिपोर्टिंग से भी लग रहा है कि अगर ये कहा जाए कि मुस्तरद कर दिया है तो ये ठीक होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ये ज़्यादा बेहतर बात होगी। अच्छा, तो इससे देखिए बात क्या है, पूरी दुनिया के सामने अब ये मसला दरपेश है। पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसकी तरफ से पैगाम दिए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिया जा रहा है, हम मज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आइए हमारे साथ बैठिए। अब अगर जो नाराज़ लोग हैं वो अगर मज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते चले जाएंगे तो उनका मुकदमा कमज़ोर होता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, मज़ाकरात तो करने होते हैं और ये जो हमारे रहनुमा है बड़े बरहमदाग बुख्ती साहब और अख्तर मैंगल साहब और हरब्यार मरीज साहब और भी उनके हमनवा नौजवान हैं, इनमें कुछ ज़ईफ़ भी हो चुके हैं, यानी मतलब अब नौजवान नहीं है उस तरह के जी। लेकिन देखिए बुनियादी बात यह है कि इनको अपना एक मुकदमा दुनिया के सामने भी पेश करना है और एक अपने सूबे के सामने भी पेश करना है, एक पाकिस्तान के लोगों के सामने भी पेश करना है। तो उसमें भी दलील रहनी चाहिए ना। अगर जिद आ जाएगी तो उनके अपने मुफाद में नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ बलूचिस्तान में हुकूमत में बैठे हुए हैं और जो यहाँ अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ये नॉन एंटिटीज नहीं है। देखिए, आप इनको कम न समझें, ये भी अपनी अपनी जगह एक ताकत है। यानी नवाब असलम रईसानी है, लश्करी रईसानी उनके भाई हैं, दूसरे जो मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं। यहाँ अभी आप देखिए बख्तियार डोम की, वो पीपल्स यानी वो मुस्लिम लीग काफ के रुकन असेंबली में मौजूद और नवाब बुख्ती के दामाद। देखिए ना, अब उनके जज्बात भी हैं। उनसे बड़ी किसी ने सवाल किया कि जनाब ये पहले जो आप तो खामोश हो गए थे, मामला दुरुस्त हो गया था, अब ये फिर दोबारा क्यों हो रही है चमेचे? उन्होंने कहा पहले देखिए वो सोवियत यूनियन हमारे साथ था तो वो यहाँ लोगों को सपोर्ट कर रहा था, जब वही पीछे हट गया, वही नहीं रहा, तो खामोशी होना था। अब अमेरिका कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, तो अगर अमेरिका से कुछ मामला होगा तो फिर बात आगे चलेगी। तो देखिए, ये भी एक नफ्सियाती मसाइल है, कुछ बातें उलझी हुई हैं पुरानी। हमारे ये जो दोस्त हैं इनमें से कई जो है अफगानिस्तान में जाके कैंप लगाते रहे हैं, ये सोवियत यूनियन के साथ इनके रवाबत रहे हैं, लेकिन फिर मामला दुरुस्त हुआ है, फिर उलझा है, फिर दुरुस्त हुआ है। अब ये परवेज मुशर्रफ साहब ने उलझाया है आखिर में। अब ये जरा कहते हैं ना, जो एक मुहावरा है पंजाबी का कि जो आप गिरे हाथों से देते हैं ना, उनको नाखूनों से दांतों से खोलना पड़ता है। यानी कोई मुश्किल तो है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा शाम साहब, मज़ाकरात पे जब दूसरा फरीक एतमाद ही नहीं कर रहा, वो कहता है कि रहमान मलिक पे भी मुझे एतमाद नहीं है, मुझे आसिफ अली जरदारी पर भी एतमाद नहीं, मुझे नवाज शरीफ पर भी एतमाद नहीं है, ऐसी सूरत में हम किससे मज़ाकरात कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पहली तो बात यह है कि हम उनसे पूरी कोशिश करें,
उनको राह पे लाने की, उनके साथ बात करने की। बलोचों में एक अपना तरीका होता है जिरगे का, जिरगा जाए दूसरे लोगों से बात करे। देखिए आज जरदारी साहब गए जुल्फकार मक्सी साहब के घर उनकी वालदा की ताजियत करने के लिए, उन्होंने कहा है कि मैं हर एक के पास जाने को तैयार हूं। देखिए आप बलोचों की बड़ी रवायात है, जब आप किसी के घर चले जाते हैं वो आपको खाली हाथ भेजना अपनी तौहीन समझता है। हम यहाँ जो शहरी बाबू है ना, हमें क्या पता कि पश्तूनों की और बलोचों की रवायात क्या है। इसी ने मसाइल हल किए, हमारे पैदा किए हैं। क्योंकि यहाँ जो शहरी बाबू आपके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में, ब्यूरोक्रेसी में, वो उनको अंदाजा ही नहीं है क्या चीज़ है, किस तरीके से इज्जत की जाती है, किस तरीके से इज्जत कराई जाती है। तो ये आप जब जाते हैं लोगों के पास, और ये बलोचिस्तानों में आप देखिए कत्ल होते हैं, झगड़े होते हैं कबाइल के दौरान, दरमियान लड़ाइयों के दौरान, लेकिन फिर उनमें सुलह होती है, उनको तावान देना पड़ता है। उनको ये कुरानी असूल भी है ना कि आप जब कत्ल होगा दियत आप ले, तो फिर दियत देंगे ना। तो ये सारे काम होते हैं बलोचिस्तान में भी। अच्छा शाम साहब, पीपल्स पार्टी की जो हमारी पीपल्स पार्टी है, इसकी बलोचों के साथ एक हिस्ट्री भी है जिसका आपने जुज़वी सा जिक्र कल भी किया था कि एक ऑपरेशन का सिलसिला ऑपरेशन हुआ था जी। लेकिन आप देखिए उस ऑपरेशन में भुट्टो साहब काश वो ऑपरेशन ना करते। लेकिन आपको ये बात बताऊं, उन्होंने बुगटी को साहब को अपने साथ मिलाया। नवाब अकबर बुगटी गवर्नर बनाए गए बलोचिस्तान के, और मैंगल और मरी से लड़ाई की उन्होंने। अच्छा। उन्होंने ये नहीं किया कि सब लोगों को अपने खिलाफ मुत्तहिद कर लें। तो ऑपरेशन जो हुआ, देखिए अव्वलन तो ये जितने भी ऑपरेशन हुए हैं ना, जब मैं इनकी तफसील में जाऊं तो जरूरत ही नहीं थी इनकी। अच्छा आप देखिए बलोचिस्तान जो है ना, उसको आप समझे नफ्सियात, वहां के लोग जो हैं वो 100 साल से एक एहतजाज का कल्चर है। वो बंदूकें उठाते हैं और लड़ाई शुरू, जिस तरह यहाँ जलसे करते हैं, मजारे करते हैं, वो बंदूकें उठा लेते हैं, यानी उनका कल्चर का भी हिस्सा। अब जब अगर हम उनकी कबायली कल्चर को नहीं जानते तो हम समझेंगे कि उन्होंने बगावत कर दी। अगर हम तरीके से, हिकमत से, दानाई से उसको डील करते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा शाम साहब, अब इस हिस्ट्री के साथ जब पीपल्स पार्टी इनिशिएटिव को लेती है तो डू यू थिंक कि वहां पे कोई उसे गर्मजोशी मिलेगी? अब तो पीपल्स पार्टी ने अपनी बड़ी गलतियों की माफी मांगी है। वहां अब एएनपी के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, जो नैप थी वो। अब उस वक्त तो पश्तून और बलोच इकट्ठे थे। नैप के अंदर, नेशनल अवामी पार्टी के अंदर, खान अब्दुल गफ्फार खां उसके लीडर थे, और बलोची भी उसमें शामिल थे, पख्तून भी शामिल थे। एक बहुत बड़ी पार्टी थी। और जब उसने सदारतउल्लाह मैंगल ने हुकूमत बनाई थी तो सारे उसमें शामिल थे। लेकिन जो हैदराबाद का ट्रिब्यूनल बना और मुकदमे कायम हुए, फिर गलत फहमियां पैदा हुई, झगड़े पैदा हुए, नैप टूट गई, बलोच अलग हो गए, पश्तून अलग हो गए। ये भी बड़ा नुकसान किया है उस हैदराबाद ट्रिब्यूनल ने और भुट्टो साहब की कार्रवाई ने। वो दोनों में फासले पैदा हुए, वरना वो दोनों मुत्तहिद थे, इकट्ठे थे। तो अब उसके बाद आप देखिए कि ये जो सारा मामला ठीक हुआ, ज़ियाउल हक के दौर में ये सब लोगों को रहा किया गया, इनको आम माफी दी गई, इनको मुआवजे दिए गए, ये पहाड़ों से वापस आए, इज्जत और एहतराम से बरी और मैंगल को जनाब सलाम पेश किया गया। और अताउल्लाह मैंगल जब यहाँ आते थे लाहौर में, मैंने उनकी तकरीरें खुद सुनी हैं। शामी साहब, वो तकरीरों पर भी बात होनी है और जो बैरूने हाथ का किरदार कहा जाता है कि बलूचिस्तान में, वो भी है, उस पर भी बात होगी। लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। 04236368 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू है बलूचिस्तान पर, और बात हो रही थी मेंगल साहब की आमद पर कि लाहौर वो आया करते थे। हाँ जी, और यहाँ उनकी तकरीरें मैंने खुद सुनी है। ये भुट्टो साहब के दौर की मैं कर रहा हूँ बात। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टूटा, खुदा ना खास्ता, तो हम बलोचिस्तान का नाम पाकिस्तान रख देंगे। वाह, अच्छा। ये सकूत ढाका के बाद की उनकी तकरीरें हैं। तो इसलिए ये देखिए, ये सारा काम जो खराब किया है ना, हमारी मिलिट्री इंटरवेंशन ने खराब किया है। बड़ी मेहनत की है यहाँ तक खराब। सियासतदान लड़ते झगड़ते उलझते, वो काम चलता रहता था। ऐसा तो नहीं था ना किसी का बच्चा मर जाए, किसी का बेटा मर जाए, किसी के खिलाफ बंदूक उठा ली जाए। तो ये जो, और भुट्टो साहब का भी जो ऑपरेशन था, बिलाखिर उसको भी उन्हें हाथ रोकना पड़ा। और फिर यानी उसके अंदर भी
वो कुछ नहीं हो सका जो कि बाद में हुआ। अच्छा शाम साहब, बुक्टी साहब जो थे वो फ्लेक्सिबल थे? देखिए, बुक्टी साहब जो थे वो एक मौजी आदमी थे, और लेकिन पाकिस्तान पे यकीन रखते थे। यहाँ वो पढ़े थे लाहौर में एचिसन कॉलेज में, यहाँ आते थे, बड़े जिमखाना में उनकी महफिल होती थी, वहाँ अवारी में बैठते थे, लोगों से गपशप होती थी, एक अपने अपने तरस के आदमी थे। और देखिए, मैं आपको एक बात करूं, ये जो कबायली कल्चर है हम इसको समझें। ये रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए, और जब मार्शल लॉ लगा है 58 का, उस वक्त ये वजीर मुमलकत थे दफा के, बुक्टी साहब। हाँ जी, वजीर दिफा थे अयूब खोड़ो, फिरोज खानून की गवर्नमेंट में, और ये थे वजीर मुमलकत। तो इनके बहनोई हैं सरदार शेरबाज मदारी साहब, ठीक है। उन और दोनों की दोस्ती भी थी। तो रात को 11:30 बजे, ये जिस रात मार्शल लॉ लगा उस रात की मैं बात बता रहा हूँ, ये शेरबाज मदारी से गुफ्तगू कर रहे थे। पैलेस होटल बड़ा मशहूर होटल होता था, जहां आजकल शेरेटन है ना, वहां एक जमाने में पैलेस होटल होता था कराची में, और वो एक बड़ा पुराना और बड़ा अच्छा होटल था। तो बुक्टी साहब वहां ठहरे हुए थे। 11:30 बजे रात के वो शेरबाज मदारी से गुफ्तगू कर रहे हैं, और बलोची में गुफ्तगू कर रहे हैं दोनों। तो उन्होंने कहा, बुक्टी साहब ने, कि यार मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, कोई फौजी ट्रक इधर उधर फिर रहे हैं। तो मजारी ने हंस के कहा, भाई तुम वजीर दिफा हो, तुम्हें सलाम करने आ रहे होंगे फौजी, अच्छा, यहां क्या मसला है? इतनी देर में जो ऑपरेटर था जिसने कॉल मिलाई थी ना, वो बोला कि या आप उर्दू में बात करें या अंग्रेजी में बात करें, हमें दूसरी जबान समझ में नहीं आती। अच्छा, बलूची में बात भी ना करें? हाँ नहीं, वो बीच में इंटरवीन किया। तो उन्हें बुक्टी ने कहा, मैं वजीर दफा बोल रहा हूं। उसने कहा, आपको पता नहीं है मार्शल लॉ लग चुका है? अच्छा, गोया वो फौजी था, कोई सिपाही जो बोल रहा था बीच में, और उसने इंटरसेप्ट कर ली थी कॉल। फिर उसके बाद चंद लम्हों के बाद तो टेलीफोन डेड हो गया। अब बुक्टी साहब यहां से जब रवाना हुए हैं अपने बलूचिस्तान कराची से उन्हीं दिनों में, तो उनके पास कुछ सामान था खरीदा हुआ वहां से। उस जमाने में आपको पता है समंदर से भी सामान आता होगा। वो जब और ये बहरी उससे, और कई जहाज लेके आते थे ना, जिसको हम कहते थे गैर मुल्की सामान, तो उनके पास भी सामान था। जब वो कोयटा पहुंचे तो चेक पोस्ट थी फौजी, वह उनका सामान चेक होगा, चेक कराओ। अच्छा, अब जो चेक हुआ, उन्होंने कहा तुमने ये तो स्मगलिंग का सामान है, उसको जब्त कर लिया, और इनको जनाब इनकी सरजनिश की। फौजियों ने अपने ही वजीर दिफा। हाँ जी, बड़ा साबिक हो चुका जी, था, साबिक हो चुका था। अब वो लोग जो उनको सलूट करते थे चंद रोज पहले, अब जो उन्होंने ये दुर्गत बनाई, तो इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा। लेकिन क्या कर सकते थे, अपने सूबे में इतने बड़े सरदार की ये बेइज्जती। अब वो स्टोव में लग गया कि जरूर किसी ने मुखबरी की है, अच्छा, और किसी ने मुझे बेइज्जत कराया है, किसी कबीले के शरीक ने। पीछे लग गए। चंद रोज के बाद यह हुआ कि उनके कबीले का एक आदमी, उनका रिश्तेदार हैबत खान मरी, वो कत्ल हो गया। अच्छा, वो अहमद नवाज बुगटी जो इनके भाई थे छोटे, उनका ससुर था। बुगटी साहब इस नतीजे पे पहुंचे कि ये मुखबरी इसने कराई है, हैबत नवाज मरी ने। हैबत खान मरी ने। अच्छा 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 अच्छा, उसने उसको कत्ल कर दिया गया। अब जब कत्ल किया, मुकदमा दर्ज हो गया बुगटी साहब पर। शाह साहब, दिलचस्प स्टोरी है, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। 04236368 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते हैं नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी नवाब अकबर बुगटी साहब की, कि जिन पर एक मुकदमा बन गया कत्ल का, हैबत खान मरी के कत्ल का। अब ये उनके साथ बुगटी साहब के उनका एक मुलाजिम भी पकड़ा गया, अरशू। ठीक है। जब अरशू की पटाई की फौज ने या पुलिस ने, वो मान गया। उसने कारेज में जाके लाश भी बरामद करवा दी हैबत खान की, अच्छा, कि ये बुगटी साहब ने कत्ल करवाया। अब उनको जनाब फौजी अदालत ने फांसी की सजा दे दी। गोया अयूब खान का मार्शल लॉ। हाँ जी जी। जब फांसी की सजा दे दी तो फिर उसके बाद बड़ा एक कबायली हंगामा हुआ। अब उनकी भी जाहिर एक हैसियत थी, और कबायली
झगड़े में वो जो मामलात में तय किया जाता है, कुछ तावान दिया जाता है, माफी की जाती है, जिरगा बनाकर ये अपना को मामला सेटल कर चुके थे या कर रहे थे। अच्छा। ताकि उसको, यानी क्योंकि मुखबर जो है ना, वो कबाइलियों में वो समझा जाता है गर्दन जदनी है, गद्दार है वो, गद्दार है, इसको मार दो, लेकिन उसका तावान देना पड़ता है। तो वो तावान वगैरह देने पर वो तैयार हो रहे थे, पकड़े गए। अब कत्ल की सजा हो गई, फांसी की। तो ये भुट्टो साहब उस वक्त जो थे वजीर थे, जुल्फकार भुट्टो साहब, और इनकी और शेरबाज मजारी की बड़ी दोस्ती थी। शेरबाज मजारी ने भुट्टो के साथ से कह के, और भुट्टो ने फिर अयूब खान को कायल किया। गवर्नर कालाबाग जो थे वो माफी देने के हक में नहीं थे। अच्छा। लेकिन भुट्टो ने किसी तरीके से उनको राम कर लिया और इनकी फांसी की सजा जो थी वो उम्र कैद में बदल गई। ये मजारी साहब ने अपने बरादर निस्बती के लिए ये काम कराया, परसू कर करके। और उसके बाद ये हुआ कि जब ये उम्र कैद हो गई तो फिर वो पीछे पड़े रहे। 1.5-2 साल के बाद इनकी सजा मुअत्तल कर दी अयूब खान ने, और ये रहा हो गए। अच्छा, और खास तौर पर इनका पॉलिटिकल मास भी बहुत बड़ा था ना। अच्छा, नहीं उस वक्त नहीं था। इनका जो अच्छा। इनकी तमन्नादारी थी, इनकी सरदारी भी छिन गई इनसे। वो छीन के हुकूमत ने मुकर्रर कर दिया, जो नवाब कालाबाग ने छीन ली। इनके बेटा था सलीम बुगटी, उसको सरदार बना दिया। लेकिन वो नाबालिग था, इसलिए एक कौंसल बनाई गई जो एक सिब्बी का एजेंट था, उसकी सरबराही में मामलात को देखने के लिए। बाद में फिर इनकी सरदारी बहाल हुई। लेकिन जब ये कैद हुए और कैद रहे 1.5-2 साल जी, तो हैदराबाद जेल में खान अब्दुल गफ्फार खान भी आए, वो भी कैदी थे वहां। ठीक है। और अब्दुल गफ्फार खान साहब से इनकी मुलाकातें हुई उसमें, और ये उनसे इन्फ्लुएंस हो गए। अच्छा, और तो फिर वहां से इनका स्टांस चेंज हो गया। इनकी जो सरदारी थी ना कबाइलियत, उसमें तड़का लग गया हकूक का और एक पॉलिटिक्स का और कुछ आला मकासद का। अच्छा शामी साहब, एक सवाल। जी जी, नहीं, मैं आपको बता रहा था, जब ये रहा होके बाहर आए तो फिर ये बलोचिस्तान के हकूक की, बलोचों के हकूक की और ये बातें करने लगे, सियासत की बात करने लगे। उससे पहले ये नहीं करते। उससे पहले ये सरदार थे बहस। तो ये उनकी एक कायाकल्प हुई जेल के अंदर। फिर उन्होंने अयूब खान के खिलाफ भी तकरीर शुरू कर दी। अयूब खान ने कहा ये बड़ा नाशुक्रगुजार आदमी है, अभी तो इसको रहा किया और ये कर दी। उन्होंने इनकी सजा जो थी ना मुअत्तल की हुई, वो खत्म कर दी, इनको अंदर बहाल कर दिया। बहाल कर दी उनको अरसा जेल में। मतलब यह कि कबायली रवायात जो है, अब उनमें कत्ल भी होते रहते हैं और तावान भी अदा होते रहते हैं। तो हम लोग जो यहाँ शहरों में रहते हैं वो कबायली रवायात से नावाकिफ है। हम उन्हें जनाब फौरन दुरुस्त करना चाहते हैं अपने ख्याल में, और आज की महज़ब दुनिया में लाना चाहते हैं, सो कॉल्ड महज़ब दुनिया, और समझे सोचे बगैर कि ये रवायात निकलते निकलते निकलेंगी और नई बातें जाते जाते दिमाग में जाएंगी। वो जैसे अमेरिका जमहूरियत देने चल पड़ा है तो हम भी कुछ देने चल तो हम सकते ये नहीं हो सकता। तो इसलिए अब उसके बाद फिर वहां फिर मैंगल साहब और अपने मरी शामी साहब, मगर मैं जी, मैं पख्तूनों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में पख्तूनों की भी तो बहुत बड़ी तादाद। देखिए, उनकी तकरीबन निसब आबादी पख्तूनों पर है, ये थोड़ी कम कह लें ज्यादा कह लें, ये तो अपना एक एस्टिमेट है। देखिए, अब ये बलूचिस्तान के हकूक की बात हो रही है, ये बलोचिस्तानियों के हकूक की बात हो रही है, ये बलोचों के हकूक की बात, और इसमें फर्क करना चाहिए। अभी आप बलोचों को ठीक है मिलना चाहिए, उनको नौकरियां भी दें, उनको तालीम गांव में दाखिले भी दें, उनके लोगों को भी आप एजाज़ो इकराम दें, कोई हर्ज नहीं। उनके साथ हुस्न सलूक होना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि जो पश्तून वहां हैं उन पर भी तो तवज्जो करनी चाहिए। उनमें भी गुर्बत बड़ी है, वो भी गरीब है, वो भी, उनको भी जरूरत है आपके पैकेज की। और बलूचिस्तान जब से सूबा बना था उस वक्त से एक रवायत होती थी कि बलोच अगर वजीर आला होगा, और आमतौर पर वजीर आला होता था बलोच, तो पश्तून जो है वो गवर्नर होगा। ठीक है, पश्तून गवर्नर होगा, बलोच वजीर आला होगा। मुशर्रफ साहब के दौर में इस रवायत को तोड़ा गया, बलोच गवर्नर, बलोच वजीर आला। और अब भी मक्सी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, वो भी बलोच है, वो भी बलोच है। तो भाई बलोचिस्तानियों के हकूक की बात करें, उनमें दोनों को शामिल करें,
और जो बेचारे वहाँ हजारा वाले हैं और पंजाबी हैं और और वहाँ से कराची से आके मजदूरी करने वाले, उनका भी तो कोई पुरसाने हाल हो, उनको भी तो कोई मुआवजा दिया जाए, उनके बीवी बच्चों के भी ऊपर सर पे हाथ रखा जाए। वो भी तो इसी पाकिस्तान के रहने वाले थे, इसके बाशिंदे थे। क्योंकि उन्होंने बंदूक नहीं उठाई लिहाजा उन्हें लिफ्ट नहीं करवा रहे। इसलिए ये सारा मामला वसी तर तनाजुर में देखें आप वो एक बड़ी मुझे कहावत याद आती, एक कहानी है हमारी कि एक बनिए का बच्चा था ना, वो 2 पैसे का तेल खरीदने गया। वो तेल खरीदा तो वो आपकी ना उसे कौली कहते हैं, क्या उधर उर्दू प्याली, प्याली, वो तांबे की प्याली होती थी, उसे कौली कहते थे पंजाब में। तो वो कौली जो है उसमें वो पूरी भर गई लबालब, थोड़ा सा तेल बच गया। तो उसने कहा दुकानदार ने उस बच्चे से कि भाई अब ये कल आना तो कल ले जाना बाकी का तेल थोड़ा बहुत, कल थोड़ा तेल खरीद लेना। उसने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तो लेके जाऊंगा। और लेने के लिए जब उसने क्या किया, उन्होंने कहा कहाँ लेके जाओगे, इसमें तो जगह नहीं है, कोई दूसरा प्याला ले आओ। उसने कहा नहीं इसी में डाल दो। उसने उल्टा दिया प्याला और पेंदा आगे कर दिया कि पेंदे में डाल दो। तो अब पेंदे में डालते डालते प्याले से हाथ धो बैठे। हाँ, ये तवाजुन बड़ा जरूरी है जी। तमाम लोगों के साथ सलूक होना चाहिए, हुस्न सलूक, तमाम के साथ मोहब्बत, अखुव्वत। और देखिए यह मुल्क सबका है, मामला सब ने चलाने हैं, वो मिलके चलाए, अपने मामला खुद चलाए। अच्छा शब साहब, जरा इस गुफ्तगू का रुख जो है हम जरा दूसरी खबरों की तरफ भी लेके जाए। जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है कल जिमनी इलेक्शन की पोलिंग हो रही है 10 हल्कों में। 10 हल्कों में कुछ कौमी असम्बली के हैं, कुछ सूबाई के हैं, कुछ तो जुल्फकार मिर्जा साहब की भी एक सीट है, एक वो हमारे अजीम दौलताना बड़े होनहार नौजवान थे बिहाड़ी के, वो ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे गए, पार्लियामानी सेक्रेटरी थे इतलात के, बड़े अच्छे, बड़े वेल मैनर्ड, बड़े प्लेजेंट आदमी थे। बड़ा अफसोस हुआ लेकिन बहरहाल उनकी हमशीरा वहां लड़ रही हैं। लेकिन ज्यादातर नशस्तें वो हैं जो तहरीक इंसाफ में शामिल होने वालों ने खाली की हैं। ये वैसे अजीब इत्तेफाक है कि एक जमात नशिस्तें छोड़ रही है और बाकी उस पर लड़ रही है। लतीफ़ा ये हुआ सरदार आसिफ अहमद अली साहब शामिल हो गए, उनकी सीट खाली। जहांगीर तरीन साहब आ गए, उनकी सीट खाली। जनाब जावेद हाशमी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी सीटें खाली। मोहम्मद खान होती साहब, उनकी सीट खाली। अब हुआ ये है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हमने ये बाई इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि एक तो हमें इन असम्बलियों से कोई उम्मीद नहीं है, दूसरे ये कि इनकी फहरिस्तें नाकस हैं, नई फहरिस्तें जब तक नहीं होंगी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो अब बड़ी उलझन दरपेश हो गई है। अब जावेद हाशमी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब माशाल्लाह इकट्ठे पाए गए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पहले शाह महमूद कुरैशी साहब चल के गए थे जावेद हाशमी साहब के पास कि भाई पुराने झगड़े, पुरानी कदूरतें खत्म कर दे। और अब जावेद हाशमी साहब, उनका घर जो है बैतुल कुरैश, वहां गए और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, क्योंकि अब उनका हल्के भी अलग हो चुके हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, जावेद हाशमी साहब मुल्तान शहर में आ गए, वजह निज़ा खत्म हो गई। लेकिन अब हुआ क्या है, अब वो हल्का शाह महमूद कुरैशी का, वो तो अब अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते, अपने बेटे को लड़ना चाहते थे लड़ा नहीं सकते। तो वहां यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपना बेटा खड़ा कर दिया, मूसा गिलानी, जिसके जीतने के इम्कान हैं। उधर जो डोगर साहब खड़े हो गए उनके मुकाबले जावेद हाशमी की सीट पर। अब 1 साल के लिए अब ये शरीके नए हो जाएंगे, नए शरीक पैदा हो जाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया। इस ज़िमनी इंतखाबात बड़े दिलचस्प मौजू है, इस पर अभी बात होगी, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद, गुफ्तगू जारी है, आप सवालात भी कर सकते हैं। और शम्स साहब आप बता रहे थे कि ज़िमनी इलेक्शन के बारे में, ये जनरल इलेक्शन का दिबाचा कहा जा रहा है इसको। नहीं, वो दिबाचा कुछ नहीं है, ये एक अलग कहानी है, वो अलग कहानी। क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में तो आमतौर पर होता है ना हुकूमत बननी है ना बिगड़नी है, और पर तहरीक इंसाफ जो है जिसमें लोग शामिल हुए हैं वो हिस्सा नहीं ले रही। तो जो मुस्लिम लीग की सीटें हैं वो मुस्लिम लीग को मिल जाएंगी, जो पीपल्स पार्टी की है वो पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। नताइज पहले से तय, दोनों ही समझ रहे हैं कि एक दूसरे के छापे में हाथ न डालें। अच्छा, और देखिए एक अब ये लग रहा है ना जैसे तहरीक इंसाफ जो है उसमें कई लोग शामिल नहीं हो रहे इस वजह से कि सीटें खाली करनी पड़ेंगी। खाली सीटों का क्या होगा? मियाँ अफजल हयात है साबिक वज़ीर आला जो पंजाब के, वो भी शामिल हो चुके तहरीक इंसाफ। तो मैंने इनसे पूछा जनाब को गर्मा गर्मी नजर नहीं आ रही? उन्होंने कहा भाई गर्मा गर्मी क्या नजर आए,
अब जो शामिल होंगे उनको इस्तीफे देने पड़ेंगे सीटों से, इलेक्शन लड़ नहीं सकेंगे, तो एक और फैक्टर आ जाएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसलिए थोड़ा सा आगे चले तो फिर लोग ज्यादा इस्तीफे देंगे। नादिर साहब है नॉर्वे से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली। जी मैं शामी साहब से हाँ जी जनाब मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर। सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बड़ा खुश हो गया आपका प्रोग्राम देख के, हमेशा देखता हूँ, तो इसलिए बगैर 2 सवाल करना है मुझे। हाँ जी हुक्म करें जल्दी। जी सर, ये कल था या परसों ये नोमान मुबशर ने कहा कि बलोचों को कैसा पासपोर्ट मिला है, कैसे असील मिले, बाहर गए, एक बात है। तो सबको मिलता है असील, कोई भी हुए, बलोच हुए, पंजाबी हुए, सिंधी हुए, कोई भी अगर असील सोके दरखास्त करे तो उसको मिल जाता है। जी मेरा एक क्वेश्चन दूसरा जो ये है, आज तक जी किसी मेरा ने एक नहीं सवाल उठाया। जी शेख रशीद साहब जो वजीर रेलवे थे मुशर्रफ के दौर में, हाँ जी हाँ जी, हाँ, उसके आज तक आप लोगों ने इतने, आप बड़े मतलब सियासतदान भी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब इतने अभी आज तक को बिहारियों का आवाज नहीं उठाए कि क्यों बांग्लादेश से बिहारियों को मंगा। जब ये समझौता एक्सप्रेस चलाया गया कोपरा पार, ये देखिए बात आपकी ठीक शेख है। रशीद बैठा था। देखिए बात ये है, हमारा तो मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे भाई। मैं तो समझता हूं कि तमाम जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको हमें साथ लेके चलना चाहिए, और यही हमारा पैगाम है। जी बीबरक साहब हैं कोयटा से। अगर मैं तलफ़ुज़ में कोई गलती कर रहा हूं तो जनाब मुझे माफ फरमाइएगा। जी जनाब अली। जी उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा शम्स साहब, एक सवाल है फेसबुक पे, वो ये पूछ रहे हैं कि मंसूर एजाज जो कह रहे हैं ये क्या इंकशाफात काबिल एतमाद हैं? ये बिलाल साहब हैं लंदन से पूछ रहे हैं। तो भाई अब इंकशाफात क्या रह गए हैं जी। अब उन्होंने तो कह दिया कि जनाब ये जो ब्लैकबेरी कंपनी है ये रिकॉर्ड ना दे नहीं रही, ना सिर्फ दे नहीं रही बल्कि उसके पास है ही नहीं है। 90 दिन का रिकॉर्ड रखते हैं और बाकी सारा हज़फ कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। लेकिन उन्होंने एक बिल पेश किया, बिल अपने फोन का बिल जो दिया, वो बिल तो जो पेश किया, आप देखिए ना, मैं आपको टेलीफोन करूं पता नहीं क्या कहूं और आप मुझे टेलीफोन करें पता नहीं क्या कहें। अब इसका क्या सबूत है कि ईमेल क्या भेजा गया, टेलीफोन क्या किया गया? तो वो तो रिकॉर्ड आता कंपनी से तो मिलता ना, तो कंपनी कह रही हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो अल्लाह खैर सल्ला। जावेद साहब है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम, क्या हाल है? आपकी दुआ जी, शुक्र अल्लाह का। मैं शामी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान का मसला है उसके अंदर जो 3 बड़े सरदार हैं, मैंगल और मरी और बुट्टी, इन तीनों की जो 3rd ये जनरेशन है उसके अंदर उनके जो बयानात आजकल सामने आ रहे हैं वो सेपरेशन से कम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह के इकदाम का रहमान मलिक साहब या गिलानी साहब ऐलान कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए पीनट्स हैं, हम आजादी की बात करते हैं। तो इसका क्या ऐसा सोल्यूशन हो सकता है कि मैंने कल भी अर्ज किया था और आप फिर अर्ज कर रहा हूं, परेशान ना हो, तहम्मुल से काम करें। देखिए ताली 2 हाथ से बजती है, अगर हम अपना हाथ पीछे कर लें तो वो 1 हाथ से नहीं बजा सकेंगे। उनको गुस्सा है, गिला है, वो दुरुस्त हो जाएगा। उनको जरा बुखार उतरने दें। मैंने कल भी अर्ज किया था कि जब बुखार आता है तो आप अपनी ठंडी पट्टियां लगाते हैं, आप उलझते नहीं हैं, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप उम्मीद रखें अल्लाह ताला। इश्तियाक साहब हैं जद्दा से। जी अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब। वालेकुम सलाम सर, बड़ी मेहरबानी जी। जनाब अली। शामी साहब से एक रिक्वेस्ट करनी थी। हुक्म जनाब। कि शामी साहब आप बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में कोई मसला पैदा करता है तो उम्मीद है आप लोग रोकेंगे। आपके मुबशर साहब बड़े भाग भाग के जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे अल्ताफ हुसैन दूसरे दिन मीडिया को भी यरगमार बना लेते हैं और सारे कराची को भी बनाया हुआ है। तो फॉरेनर कौन हुआ यहाँ? फॉरेनर कौन है? फॉरेनर है ना, अल्ताफ साहब। नहीं, अल्ताफ हुसैन जनाब पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तानी हो तो आए जी इश्तियाक साहब। और जी आपका सवाल अगर उनकी जमात है, पाकिस्तान से उनकी दिलचस्पी है, भाई एक दूसरे की इज्जत करे, कोई हर्ज नहीं है इसमें। शम्स साहब एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं फेसबुक से आपकी तरफ वो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है
केक साहब ने पूछा है कि MQM के जलसे में खवातीन ने जो वो रक्स की सूरत में नजर आई, ये है मोहम्मद मसूद जफर साहब, इन्होंने पूछा चिन्नौर भाई मसूद साहब, ये शादी ब्याह जो हमारे यहाँ होती है, जो मेहंदी की रस्में होती हैं, तो ख्वातीन जो हैं वो रक्स भी कर लेती हैं घर के अंदर, तो यहाँ भी एक खुशी में झूम उठी, तो कोई बात नहीं, आप इतना नाकबू न चढ़ाएं। वो कैमरे वाले जो थे वो जरा लिहाज कर लेते तो अच्छा होता। जी शहजाब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते से हम बुध को दोबारा आपकी खिदमत में पेश होंगे, और दुआ करिए इस अरसे में कि बलूचिस्तान वालों का और हमारे बलोच भाइयों का जो शाह साहब कह रहे हैं बुखार वो उतर जाए, हमें मोहब्बत की नरम और गर्म पट्टियाँ और ठंडी पट्टियाँ उनके ठंडी भिगो के, अपनी मोहब्बत में भिगो के उनकी पेशानी पे रखनी है। दुआ कीजिए पाकिस्तान की सलामती के लिए और इजाज़त दीजिए। खुदा।